मैं डॉक्टर सुधा उपाध्याय जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ प्रश्न पत्र आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत रघुवीर सहाय की काव्य यात्रा पर चर्चा करूंगी। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साठोत्तरी कविता में असंतोष और अस्वीकृति का स्वर और रघुवीर सहाय के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय की प्रतिबद्धता और निर्भीकता से सनी हुई कविताओं के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय का समग्र आकलन कर सकेंगे। रघुवीर सहाय की कविताओं में प्रयुक्त भाषा, मीडिया और स्त्री स्वर को समझ सकेंगे। रघुवीर सहाय का समग्र लेखन सत्ता और शक्ति के विरोध का लेखन है। उनके लेखन में समाज का असली चेहरा मौजूद है। इसलिए तमाम घुसपैठियों, धर्म के ठेकेदारों, कुटिल राजनीतिज्ञों, क्रूर पुलिस और उसकी ताकत को रघुवीर सहाय पसंद नहीं आते हैं। खेद की बात है कि आलोचक समुदाय भी इसी विडंबना में फंसा है। रघुवीर सहाय के समग्र साहित्य को संगठन के खिलाफ, समर्थ के खिलाफ, सफल के खिलाफ क्यों देखा जाता रहा है? आत्महत्या के विरुद्ध सन 67 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 75 में, लोग भूल गए हैं 82 में और आखिरी संग्रह कुछ पते और चिट्ठियां सन 89 में लगातार रामलाल, कमला, मुसद्दी, रमेश, मैकू, रामू, रामदास, चंद्रकांत, दयाशंकर, दयावती जैसे साधारण पात्रों को अपने असाधारण दर्द में शामिल कर हमें विचलित करते रहे हैं। ये अपनी ही स्थितियों में जीते मरते लोगों की व्यथा है। इन दबे कुचले लोगों का कोई उदात्त रूप प्रस्तुत करना रघुवीर की मंशा नहीं है, बल्कि वे साधारण लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से पूरी समाज व्यवस्था से मुठभेड़ और जिरह करते दिखाई देते हैं। सत्ता और राजनीति की बर्बरता के सामने मामूली लोगों की अमानवीयता से जूझने की कुवत ठीक ऐसे ही है जैसे तोप के सामने छोटी सी पेंसिल रख दी जाए और अचानक ही तोप हास्यास्पद नजर आने लगे। हिंदी आलोचना में रघुवीर सहाय का मूल्यांकन करते हुए कई प्रश्नों से हम जूझते हैं। एक सफल कविता में हमेशा किसी खटके, किसी शंका और संदेह का इशारा रहता है। वस्तुतः अंधेरे में जो विस्तार है उसे उसकी तहों में धंसकर ही जाना जा सकता है। अतः कवि के साथ साथ समीक्षक की जिम्मेदारी या कह ले भागीदारी बढ़ जाती है। कोई दूसरा हम पर क्यों नजर रखे? क्यों न हम अपने ही आत्मनिर्वासन से बाहर निकल आए? कालजयी कविता वही होती है जो रत्ती भर भी राहत न दे। कबीर कह गए थे ना, अवधू अग्नि जले की काठ। कविता का भी बुनियादी काम यही है। कविता हमारी स्मृतियों का संग्रहालय है। हर कवि का अपना अपना सच होता है, पर वह सच तब तक अधूरा रहता है जब तक सहृदय समाज उसमें अपना सच न मिला दे। दुनिया में न मालूम कितने ऐसे वंचित हैं, अनसुने स्वर रह गए हैं, न जाने कितनी अनादृत ध्वनियां हैं। कविता उन सबको पकड़ने का प्रयास करती है। कविता का पहला दायित्व भी यही है कि वह आवाज न दे। कवि से अधिक जोखिम आलोचक को उठाना पड़ता है। वह कई बार अंधेरे को काबू में करने की चेष्टा में अंधेरे में घिर जाता है। समकालीन कविता में समसामयिकता एक असुविधाजनक चुनौती है। यह हमें ठोस सार्थक शब्दों में सोचने को मजबूर करती है। और रघुवीर सहाय कहते हैं, हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। यह वही प्रतिबद्धता है जिसकी मांग नागार्जुन किया करते थे। यही प्रतिबद्धता कविता के होने के प्रति सचेतनता या उसको बनाए रखने के लिए छटपटाहट है। नितांत समसामयिकता के साथ कवि धर्म के प्रति भी ईमानदार बने रहना जरा मुश्किल है। समसामयिक तेवर लिए ईमानदार बयान देती कविता में ही दूर तक चलने का साहस होता है। हर दौर में असंतोष और अस्वीकृति कविता की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण होती है। इसी तरह रचना की आलोचना सबसे संघर्ष का काम है। आलोचक को और लोकतांत्रिक होना पड़ेगा।
क्योंकि लगातार शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं, वे अपने मायने खोते जा रहे हैं। ऐसे में केवल भाषा या शिल्प को साधने से ज्यादा जरूरी काम शब्द की पूरी परंपरा को साधना है। इसलिए आज जरूरत है गंभीर कविता की, क्योंकि कविता के पास तमाम जटिल प्रश्नों का उत्तर है यदि खोजा जाए। कविता लिखने और कविता पर बात करने के लिए साहस जुटाना वस्तुतः एक गंभीर प्रशिक्षण की भी मांग करता है। आलोचना जगत में सहमति से बढ़कर असहमतियों का स्वागत होना चाहिए। हिंदी आलोचना में रघुवीर सहाय पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, जैसे रघुवीर सहाय के यहाँ आतंक तो दिखता है, पर उसका प्रतिकार कहाँ और कैसा? रघुवीर सहाय खतरे का कोई निदान नहीं खोजते, या उनके यहाँ कथ्य गड्डमड है। वे समय की दुखती रग पर उंगलियां रख देते हैं पर समाधान नहीं ढूंढते। रघुवीर सहाय पर और सवाल उठते हैं। चेतावनी के कवि हैं। यह चेतावनी उनकी परंपरा में इतनी जटिल हो जाती है कि किसी काम की नहीं रहती। रघुवीर सहाय पर यह आरोप भी लगता है कि उन पर मीडिया का दबाव था। उनकी कविता अहिंसक होकर मधुर निवेदन हो जाती है। रघुवीर सहाय की कविताएं शुष्क शोक गीत हैं जो व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष हैं। रघुवीर सहाय के सामने जनता का शोषण, लोकतंत्र का अंत, भ्रष्टाचार और लाचारी ऐसे बहुत से मसले थे। वे कैसे इसे नजरअंदाज करते? वे शब्दों के विरुद्ध, अर्थ के विरुद्ध कर उन संकल्पनाओं को बेमतलब कर देते हैं। जहां तक रघुवीर सहाय के यहाँ कथ्य के गड्डमड होने का सवाल है, कविता में समाधान न मिलने का मसला है, उस पर विचार जरूरी है। कथ्य का सीधा अर्थ उन वस्तुओं और घटनाओं के भीतर और बाहर के संबंधों का जाल जो उन्हें सजीव बनाता है और उनकी विशिष्ट सत्ता को बनाए रखते हुए बाहरी शक्तियों और सत्ताओं के साथ जूझता है। रघुवीर सहाय की कविताएं पारिभाषिक साहित्यिक अर्थ में साहित्यिक कविताएं नहीं हैं। वे वस्तु और घटना की जीवंत वास्तविकता के पक्ष में कविता न होने का खतरा उठाकर भी साहित्यिक और प्रचलित काव्य रीतियों को स्वीकार नहीं करती। एक अंश देखिए। बड़ी हो रही लड़की जब वह कुछ कहती है, उसकी आवाज में एक कोई चीज मुझे एकाएक औरत की आवाज लगती है। जो अपमान बड़े होने पर सहेगी वह बड़ी होगी, डरी और दुबली रहेगी। और मैं न होऊंगा, वे किताबें, उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थी। कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी, चीख न होगी। कविता की इन पंक्तियों में जीवित वास्तविकता और व्याकुल अनुभूति है जिसे सिर्फ कविता लिखकर निपटा देना असंभव है। रघुवीर सहाय अपने कविकर्म के भीतर आरंभ से ही चीजों को कविता में निपटा देने की अपर्याप्तता महसूस करते रहे हैं और आसान तथा कवि के स्टेटस को बनाए रखने वाली तथा कथित गंभीर और सूक्ष्म रास्तों का सबसे पहले नकार करते हैं। रघुवीर सहाय लगातार कठिन किंतु सही रास्तों को अपनाते रहे हैं। ऐसे कवि पर यह आरोप कि वे समाधान नहीं ढूंढते सही नहीं है। रघुवीर सहाय खुद कहा करते थे, एक ही रास्ता है, सभी मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाए। कविता भी उनमें से एक है और कविता के मोर्चे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई दूसरे मोर्चों पर चल रही लड़ाई के साथ ही है। एक और अंश देखिए। यानी कि आप ही देखें कि जो कवि नहीं है, अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और ढहाता हूं और आप कहते हैं कि कविता की है। क्या मुझे दूसरों को तोड़ने की फुर्सत है? इस मूर्ति बनाने और ढहाने में वस्तुतः आदमी की आजादी और सत्ता के बीच रिश्ते खोजते और बनाते ढहाते रहने का अनवरत तनाव है। यही वह तनाव बिंदु है जहां वैयक्तिक सत्ता और राज्य तथा समाज की नियामक सत्ता के बीच तनाव भरता है।
रघुवीर सहाय की कविताएं जीवन विरोधी इन्हीं स्थितियों की पहचान कराती हैं और उनसे हमें मुठभेड़ करने की ताकत देती हैं।